इस महाद्वीप में हर कोई जिस ड्रैगन हार्ट को पाने की लालसा रखता था, वो केवल रागना परिवार के पास था, क्योंकि उनकी नसों में ड्रैगन जाति का रक्त बहता था। इसी वजह से उन्हें विशेष शारीरिक क्षमता मिली और साथ ही ड्रैगन हार्ट भी जागृत हुआ। परिणाम स्वरूप चाहे जादुई शक्ति हो, शारीरिक बल हो या तलवारबाजी, हर क्षेत्र में उन्हें जन्मजात सर्वोच्च प्रतिभा प्राप्त थी। लेकिन विडंबना ये थी कि रागना परिवार का उत्तराधिकारी होने के बावजूद मैं ड्रैगन हार्ट जागृत नहीं कर पाया। मुझे क्या पता था कि ये सब उस गुरु की चाल थी जिसने 20 वर्षों तक मुझे तलवारबाजी सिखाई थी। जब मेरे रहने वाले रोज पैलेस को पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया, तब मेरे गुरु लैंडन ने भी अपना पाखंडी मुखौटा उतार दिया। रागना का निकम्मा, ये उपनाम सच में तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है बड़े साहब टायर। प्रतिभा नहीं थी ये तो अलग बात है, लेकिन इतने सालों तक तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि जो तलवारबाजी मैं तुम्हें सिखा रहा था उसमें ही समस्या थी। उसकी बातें सुनकर मैं गुस्से से कांप उठा। तो शुरू से ही तुम ईमानदार बनने का नाटक करके मेरे पास आए थे। तुम्हारा मकसद मुझे पूरी तरह निकम्मा बना देना था, सिर्फ इसलिए कि हमारे रोज पैलेस को दूसरों के हाथ बेच सको। लेकिन अगले ही पल मेरी आवाज से परेशान होकर लैंडन ने सीधे तलवार घुमाई और मेरी एक बांह काट दी। फिर उसने आह भरते हुए कहा, इस मुकाम पर भी युवा स्वामी, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सारी गलती मेरी है? रगना परिवार में ताकत ही सब कुछ है, केवल विजेता को ही जीने का अधिकार होता है। अगर तुम्हारे पास इस महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रतिभा होती तो चाहे मैं तुम्हें जैसे भी सिखाता, तुम कम से कम रोज पैलेस को बचा लेते। यहां तक कि अपनी उस मां को भी बचा लेते, जो हर दिन मुझसे विनती करती थी कि मैं तुम्हें ठीक से सिखाऊं। इतना कहकर लैंडन ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे एक ठंडी लाश घसीटते हुए मेरे सामने ले आए। वो मेरी मां थी। मैं जानता था कि रगना परिवार हमेशा ताकतवर ही श्रेष्ठ है, हारने वाला तुच्छ है के सिद्धांत पर चलता है। लेकिन जिसने मेरी मां को नुकसान पहुंचाया, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तलवार उठाकर लैंडन पर वार किया, लेकिन उसी क्षण तेजी से उड़कर आई एक तलवार ने मेरे हृदय को आर पार भेद दिया। मैंने देखा कि लैंडन सम्मानपूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति के सामने झुक रहा था। तभी मुझे समझ आया, वही इस पूरी साजिश का असली सूत्रधार था। मेरी चेतना धुंधली होने लगी। मैं पूरी ताकत से उस आदमी का चेहरा देखना चाहता था। उसी समय मेरे मन के सबसे गहरे अंधेरे में अचानक एक रहस्यमयी स्क्रीन चमक उठी। लेकिन मैं उस पर लिखे शब्द पढ़ भी नहीं पाया था कि एक तेज तलवार मेरी आंखों की ओर आ गई। पलक झपकते ही दृश्य बदल गया। वही लैंडन जिसने मुझे रागना का निकम्मा बनाया था, मेरे सामने खड़ा था। आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या यही मरने से पहले दिखाई देने वाला वो अंतिम भ्रम था? लेकिन मजाक की बात यह थी कि मरने के बाद भी मुझे सबसे पहले लैंडन का पुराना रूप ही दिखाई दिया। तभी मेरे भीतर वो रहस्यमयी स्क्रीन फिर से प्रकट हुई। इस बार उस पर एक ट्यूटोरियल मिशन दिखाई दिया। मिशन था, मुट्ठी से लैंडन के चेहरे पर हमला करो। कई बार जांचने के बाद मुझे समझ आ गया कि लैंडन इस स्क्रीन को देख ही नहीं सकता। मैंने बिना झिझक अपनी मुट्ठी कस ली। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अगर भगवान मेरी मौत से पहले तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करवाना चाहते हैं तो मैं भी मना नहीं करूंगा। इतना कहकर मैंने जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। हैरानी की बात यह थी कि मुक्का बिल्कुल असली जैसा महसूस हुआ। लैंडन ने शांत स्वर में कहा, आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम अवेकनिंग सेरेमनी से पहले इतनी तेजी से मजबूत नहीं बन सकते। और एक बात याद रखना, रगना परिवार में कभी किसी ने मुट्ठियों से लड़ाई नहीं लड़ी और ना ही किसी ने अपने गुरु को गुस्सा निकालने का साधन बनाया। उसी समय आसपास अभ्यास कर रहे लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। देखो रगना का निकम्मा, खुद में प्रतिभा नहीं है और दोष अपने गुरु को दे रहा है। क्या यह सच में रगना परिवार का वंशज है? कहीं इसे कूड़े के ढेर से उठाकर तो नहीं लाया गया? उनकी बातें सुनते हुए प्रशिक्षण मैदान की धूल, कमर पर लांडन के प्रहार का दर्द, सब कुछ इतना वास्तविक था कि अचानक मुझे एहसास हुआ, यह कोई मरने से पहले का भ्रम नहीं था। मैं सचमुच मरने के बाद 10 साल पहले अपने 17 वर्ष की उम्र में वापस आ गया था। उसी समय वो स्क्रीन फिर से चमक उठी
ट्यूटोरियल मिशन पूरा। इनाम के रूप में आपकी रगना प्रतिभा सक्रिय की जाएगी। नीचे एक विकल्प दिखाई दिया। क्या आप अभी इनाम प्राप्त करना चाहते हैं? मैंने बिना एक पल गवाए हां चुन लिया। अगले ही क्षण मेरे हृदय से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। इनाम मिलने के बाद स्क्रीन पर लिखा आया, अब से आपकी सभी क्षमताएं अत्यंत तेज गति से बढ़ेंगी। लगता है मैंने वही शक्ति प्राप्त कर ली थी जो केवल उपन्यासों में दिखाई देती है, एक ग्रोथ सिस्टम। लेकिन यह सब सच है या नहीं, इसका पता मुझे केवल उससे मिलने के बाद ही चल सकता था। उसी समय रोज पैलेस में लैंडन राजकुमारी से मेरी प्रतिभा और तलवारबाजी के बारे में बात कर रहा था। हालांकि युवा स्वामी तिर की तलवारबाजी में अभी कई कमियां हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि 5 महीने बाद होने वाले अवेकनिंग सेरेमनी में वो अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन कर सकें। यह सुनकर राजकुमारी सिसिलिया ने सोने के सिक्कों की एक थैली निकालकर लैंडन को दी। ये तुम्हारे भरोसे है लैंडन, कृपया मेरे टिर पर थोड़ा और ध्यान देना। मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि वो एक दिन रगना परिवार के सबसे उत्कृष्ट तलवारबाजों में से एक बनेगा। राजकुमारी के जाने के बाद लैंडन व्यंग से मुस्कुराया। सच कहा जाए तो मूर्ख ही इतना बड़ा मूर्ख पैदा कर सकते हैं। खैर, मेरे लिए तो ये सब फायदेमंद ही है। मुझे मोटा इनाम भी मिल रहा है, रगना के प्रत्यक्ष वंश का गुरु होने का सम्मान भी, और तिर के साथ विश्वासघात करके उसकी प्रगति रोकने का श्रेय भी। और वो महान व्यक्ति मुझे भविष्य की पूरी सुरक्षा भी देगा। युवा स्वामी तिर, सच में तुम मेरे सबसे बड़े उपकारी हो। तभी अचानक लैंडन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने देखा कि मैं पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था, लेकिन इस बार मेरा लक्ष्य वो नहीं था। मैं सीधे अपनी मां के पास पहुंचा और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मुझे आपकी बहुत याद आई। उनकी परिचित गर्माहट महसूस करते ही मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं सचमुच 10 साल पहले लौट आया हूं। मेरी मां मेरे इस व्यवहार से पूरी तरह हैरान थीं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं समझाया, क्योंकि इसी पल से मैं अपना भविष्य बदलने वाला था। भले ही अभी मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन सिस्टम के जागृत होने के बाद एक दिन रागना परिवार की हर चीज मेरी होगी। इतना ही नहीं, पूरा साम्राज्य और ये पूरा महाद्वीप भी। लैंडन, इंतजार करना। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम उसकी कल्पना भी मत नहीं कर सकते। जल्द ही रात हो गई। मैं चौथे प्रशिक्षण मैदान में सिस्टम द्वारा दिया गया नया मिशन पूरा कर रहा था। अपने शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक प्रशिक्षित करो। हालांकि मेरे मन में केवल लैंडन से बदला लेने की आग थी, लेकिन मेरी वर्तमान कमजोर देह से यह असंभव था। पहले मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। अपने पिछले जीवन में कमजोर होने के कारण मुझे ब्लैक स्नो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया गया था, लेकिन वही सीखी गई बातें अब मेरे बहुत काम आने वाली थीं। वो ब्लड फैट हनी जो शरीर की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती थी, वो गुप्त तकनीक जिसकी असली पहचान भविष्य में हुई थी, और वो चरम प्रशिक्षण पद्धति जिसे मैंने कभी छोड़ दिया था, अब मैं उन सब का इस्तेमाल करने वाला था। जिस पल मुझे रगना की प्रतिभा मिली, उसी पल मैंने तय कर लिया था पिछले जीवन की हर अधूरी दौड़ इस जन्म में पूरी करूंगा। जो वार पहले कभी नहीं कर पाया, अब हर वार पूरा करूंगा। यही मेरी ताकत पाने की सबसे गहरी इच्छा थी। पता ही नहीं चला 7 दिन और 7 रातें बीत गईं। इसी दौरान चौथे प्रशिक्षण मैदान की प्रबंधक एवलिन ऊपर बैठी मुझे लगातार देख रही थी। वो एक उच्च श्रेणी की तलवारबाज थी। पहले व्हाइट आर्मर ड्रैगन नाइट स्क्वाड की उप कप्तान रह चुकी थी, लेकिन बायां हाथ खो देने के बाद उसने युद्ध छोड़ दिया और चौथे प्रशिक्षण मैदान की प्रभारी बन गई। वो मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का तो परिवार का निकम्मा कहलाता है, फिर भी इतनी मेहनत से अभ्यास कर रहा है। क्या सचमुच इसमें रगना परिवार की जरा भी प्रतिभा नहीं है? दूसरी ओर मैंने सिस्टम की प्रगति देखी, 97%। ये देखकर मैंने तलवार और भी तेजी से चलानी शुरू कर दी। मैंने एक पल की भी ढील नहीं दी, क्योंकि पिछली रात मैंने केवल थोड़ी देर आराम करना चाहा था, और तभी पता चला कि यह प्रगति अपने आप घटने लगती है। तभी मुझे मिशन का असली अर्थ समझ आया। इसे तभी पूरा किया जा सकता है जब शरीर अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाए। आखिरकार बेहोश होने से ठीक एक पल पहले प्रगति 100% तक पहुंच गई। मिशन पूरा।
अचानक मेरे पूरे शरीर की ताकत खत्म होने लगी। इनाम के रूप में मुझे मिलने वाला था ड्रैगन हार्ट, और चूंकि मैंने मिशन बहुत कम समय में पूरा किया था, मुझे अतिरिक्त इनाम भी मिला। मेरे पिछले जीवन के 10 वर्षों की जादुई शक्ति। बेहोश होने से पहले मैंने तुरंत रिसीव नाउ चुन लिया। अगले ही क्षण एक विशाल जादुई शक्ति मेरे शरीर में समा गई। यह दृश्य देखकर पास खड़ी एवेलिन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ये आखिर क्या है? कुछ देर बाद मैं एक अंधेरे कमरे में जागा। मैंने पूछा, मैं कहां हूं? एवेलिन ने गंभीर स्वर में कहा, आपका शरीर अब इतनी पागलपन भरी ट्रेनिंग सहन नहीं कर सकता था। मैंने उनका धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया, उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। युवा स्वामी, आप जानते हैं कि अवेकनिंग सेरेमनी से पहले रगना परिवार का सख्त नियम है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जादुई शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, क्योंकि अगर सेरेमनी से पहले इसे खोल दिया जाए तो मैजिक कोर के नियंत्रण से बाहर होने का खतरा रहता है। एवेलिन ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि इस नियम को तोड़ने का परिणाम क्या होता है? जब आप बेहोश हुए थे, मैंने आपके शरीर से जादुई शक्ति जैसी तरंगें महसूस की थीं। क्या युवा स्वामी टायर, आपने अपना मैजिक कोर खोल दिया है? मुझे समझ आ गया। कल रात इनाम लेते समय एवेलिन ने सब देख लिया था, लेकिन मेरे पास इसका समाधान पहले से था। अब जबकि इस जीवन में मैंने ड्रैगन हार्ट जागृत कर लिया था, तो केवल एक नियम मुझे कैसे रोक सकता था? आखिर ड्रैगन हार्ट स्वयं ड्रैगन का हृदय था, जिसमें अपार जादुई शक्ति संग्रहित की जा सकती थी। ड्रैगन जाति का रक्त रखने वाले रागना परिवार के योद्धाओं के लिए ड्रैगन हार्ट किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि वही उन्हें परम शक्तिशाली बनने का सबसे छोटा रास्ता देता था। जबकि साधारण मनुष्यों के मैजिक कोर का स्थान नाभि के नीचे होता है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति जबरदस्ती उसे हृदय में स्थापित करने की कोशिश करे तो उसका शरीर तुरंत फटकर नष्ट हो जाएगा। उसी समय मुझे याद आया कि एवेलिन अपने अटल सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध थी। वो सामने वाले की ताकत या पहचान की परवाह नहीं करती थी। अन्याय और नीचता को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन इसी अड़ियल स्वभाव की वजह से राजकुमारी ने उससे प्रत्यक्ष गुरु बनने की योग्यता भी वापस ले ली थी। मैंने मालिक की तरह गंभीर स्वर में उससे पूछा, क्या तुम इस बात की पूरी गारंटी दे सकती हो कि जो अभी तुमने कहा वो बिल्कुल सही है? क्या सिर्फ एक पल की अनुभूति के आधार पर तुम मुझे तुरंत दंडित कर दोगी? अगर तुम्हारा फैसला गलत निकला तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी क्या तुम उठा पाओगी? ये मत भूलो, रगना परिवार की पहली उत्तराधिकारिता मेरे हाथ में है। ये सुनकर एवेलिन ने सिर झुका लिया। यदि मेरा निर्णय गलत हुआ तो उसकी सजा भी मेरे सिद्धांतों का ही हिस्सा होगी। लेकिन चाहे परिणाम कुछ भी हो, मुझे अभी आपकी जांच करनी ही होगी। इतना कहकर एवेलिन ने अपने हाथ से जादुई शक्ति प्रवाहित की। उसने मेरे नाभि के नीचे वाले स्थान की जांच की, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी नजर में मैंने मैजिक कोर बिल्कुल भी जागृत नहीं किया था। अगले ही पल एवेलिन तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। युवा स्वामी, मैंने गलत निर्णय लिया। मैं अपने इस अपराध के प्रायश्चित के लिए अपना तुच्छ जीवन अर्पित करने को तैयार हूं। लेकिन उसे क्या पता था कि ड्रैगन हार्ट अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार स्वयं को छिपा सकता है। यानी मैं जब चाहूं अपनी सारी जादुई शक्ति छिपा सकता था। मनुष्य भी ड्रैगन हार्ट का उपयोग कर सकते हैं, ये बात कई वर्षों बाद जाकर दुनिया को पता चलने वाली थी। इसलिए एवेलिन के लिए यह जान पाना असंभव था कि मैंने ड्रैगन हार्ट जागृत कर लिया है। मैंने उसे देखा और मन ही मन सोचा, अगर एवेलिन मुझ पर एक एहसानमंद हो जाए तो भविष्य में लैंडन को खत्म करने के बाद वो मेरे बहुत काम आ सकती है। मैंने शांत स्वर में कहा, माफी किस बात की? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अपनी जान दांव पर लगाकर भी सच की तलाश करने वाले लोग कितने होते हैं। बहुत अच्छा किया एवेलिन। कुछ ही दिनों बाद मैं अब भी हर दिन लंदन से वही बेकार की तलवारबाजी सीखने के लिए मजबूर था। खड़े होने का तरीका हो या तलवार घुमाने का, हर चीज मुझे असहज लगती थी। इसलिए मैंने इस स्थिति से निकलने का एक तरीका सोचा। मैंने अभ्यास वाली तलवार को बीच से तोड़ दिया। तुम्हारी सिखाई हुई चीजें पूरी तरह बेकार हैं। मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं सीखना चाहता। और एक बात,
तुम जैसी ताकत वाला आदमी आखिर अल्टीमेट स्पोर्ट्समैन कैसे बन गया? मेरी बात सुनते ही लैंडन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर हिम्मत है तो एक बार फिर से बोलकर दिखा, मैंने हंसते हुए कहा। सुनने का इतना शौक है तो सुनो। तुम ऐसे निकम्मे हो जो किसी घटिया राक्षस तक को नहीं हरा सकते। और हां, आज से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। यह सुनकर लैंडन ने हमारे बीच हुए अनुबंध की अवधि का हवाला दिया। वो इस तरह अचानक नौकरी से निकाले जाने को मानने को तैयार नहीं था। मैंने जवाब दिया, जितना मुआवजा चाहिए मैं दूंगा, अब निकल जाओ। मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ था, पहले लैंडन को अपने पास से हटाना और फिर मौका मिलते ही पता लगाना कि उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। उसी समय सिस्टम ने मुझे एक नया शुरुआती मिशन दिया, लैंडन को हराओ। मैं अभी उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती देने ही वाला था कि उससे पहले एवलिन बोल उठी, तुम दोनों रगना परिवार के तरीके से अपना विवाद सुलझाओ। मामले को कानून विभाग तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। द्वंद्व के बाद जो जीतेगा, हारने वाला उसकी आज्ञा मानेगा। यह सुनकर लैंडन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पूरा विश्वास था कि वो मेरे जैसे निकम्मे से कभी नहीं हार सकता। यह तरीका मुझे पसंद है। आखिर मुझे भी अपने युवा स्वामी को सही रास्ता दिखाना चाहिए। एवलिन ने घोषणा की। युवा स्वामी तिर और लैंडन का द्वंद्व 1 सप्ताह बाद होगा। स्थान होगा चौथा प्रशिक्षण मैदान। बाद में मैंने एवलिन से पूछा, मेरी अनुमति के बिना तुमने यह फैसला क्यों किया? उसने चिंतित होकर कहा, अगर आपने सच में उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है तो उसे पूरी तरह खत्म करना होगा, क्योंकि उसके पीछे ऐसे लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। सिर्फ नौकरी से निकाल देने से कुछ नहीं होगा। उससे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उसने पहले ही लैंडन की जांच शुरू कर दी थी। उसे बहुत पहले से शक था कि वो मुझे जानबूझकर गलत तलवारबाजी सिखा रहा है। जांच के बाद उसे पता चला कि लैंडन का संबंध ईस्ट व्हाइट पैलेस से है। जैसा मैंने सोचा था, सब कुछ पिछले जीवन जैसा ही था। ये सब उसी घिनौनी सत्ता की लड़ाई का हिस्सा था। काश मैं उन सब को टुकड़े टुकड़े कर सकता। दृश्य बदलता है। जल्द ही द्वंद्व का दिन आ गया। मैं और लैंडन चौथे प्रशिक्षण मैदान में आमने सामने खड़े थे। आसपास मौजूद लोग तुरंत बातें बनाने लगे। उनके अनुसार 3 चालों के भीतर ही मुकाबले का फैसला हो जाएगा। आखिर मैं तो पूरे परिवार में रागना का सबसे बड़ा निकम्मा माना जाता था। भला मैं अल्टीमेट स्पोर्ट्समैन स्तर के लैंडन का मुकाबला कैसे कर सकता था? लड़ाई शुरू होने से पहले लैंडन मुस्कुराकर बोला, अगर युवा स्वामी दिल से माफी मांग लें तो पिछली सारी बातें यहीं खत्म हो जाएंगी। सिर्फ अपने बेकार के अभिमान के लिए अपनी जान मत गवाइए। मैंने तुरंत जवाब दिया, यह बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। अगर एक हाथ से तलवार चलाने वाला बनना नहीं चाहते तो चुपचाप अपनी बर्खास्तगी स्वीकार कर लो। मेरी बात सुनते ही लैंडन की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। इस घटना के बाद उसने सबसे पहले अपने पीछे वाले मालिक से संपर्क किया था। उसे नया आदेश मिला था, द्वंद्व के दौरान गलती का नाटक करके मुझे मार डालना। और क्योंकि इस मुकाबले की जानकारी कानून विभाग को नहीं थी, इसलिए अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती तो लैंडन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होती। गुरु होने के नाते उसने मुझे पहला हमला करने का मौका दिया। मैंने कहा, जब तुम इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। हमारी तलवारें लगातार टकराने लगीं। 3 चालें तो कब की बीत चुकी थीं। ये देखकर वही लोग स्तब्ध रह गए जो कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। यह कैसे हो सकता है? रगना का सबसे बड़ा निकम्मा एक अल्टीमेट स्पोर्ट्समैन के साथ बराबरी से लड़ रहा है। लड़ते लड़ते भी लैंडन मेरा मजाक उड़ाता रहा। क्या हुआ युवा स्वामी? जिस अल्टीमेट स्पोर्ट्समैन को आप खुद ही तुच्छ समझते हैं, उसी का सामना नहीं कर पा रहे। वो मानता था कि हाल के दिनों में मेरी ताकत बड़ी है, लेकिन उसके अनुसार मुझे हराना अभी भी असंभव था। मगर लगभग 30 वारों के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक निकम्मा उसके हर हमले को रोक रहा था। उसी समय मैंने गंभीर स्वर में पूछा, आखिर तुम्हें मेरे पास भेजा किसने था? ये मत समझना कि मुझे नहीं पता। तुम्हें जानबूझकर मुझे घटिया तलवारबाजी सिखाने के लिए भेजा गया था। लैंडन चुप रहा। तब मैंने खुद ही कहा, ईस्ट व्हाइट पैलेस है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं। यह सुनते ही लैंडन का चेहरा सुन्न पड़ गया।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सावधानी से बनाई गई उसकी योजना में भी कोई कमी रह गई। मैंने उसी क्षण का फायदा उठाया और पहले उसे वही दर्द चखाने का फैसला किया जो उसने पिछले जीवन में मुझे दिया था। एक ही वार में मैंने उसकी बांह काट दी। फिर मैंने उसके ही शब्द उसे वापस लौटा दिए। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ तुम्हारी घटिया तथा कथित अल्टीमेट स्वॉर्ड्समैनशिप है। रगना परिवार में केवल विजेता को ही जीने का अधिकार है। इसके साथ ही मैंने अपने हाथों से लैंडन का अंत कर दिया। सिस्टम का नया मिशन भी पूरा हो गया और लक्ष्य से बढ़कर प्रदर्शन करने के कारण मुझे अतिरिक्त इनाम भी मिला। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सेप्ट दबाया, मुझे न केवल इनसाइट आई नाम की क्षमता मिली, बल्कि 1 साल की साधना के बराबर जादुई शक्ति भी पुरस्कार में मिली। लेकिन मैं अभी इनसाइट आई के उपयोग के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक भयानक हत्या की आभा महसूस हुई। जैसे ही वो व्यक्ति जमीन पर उतरा, पूरा प्रशिक्षण मैदान कांप उठा। पत्थर चारों ओर उड़ने लगे, चारों तरफ जादुई शक्ति फैल गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं चौंक गया। आने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि रगना परिवार के 9 ड्रैगन्स में से एक मैजिक ड्रैगन और वर्तमान व्हाइट आर्मर ड्रैगन नाइट स्क्वाड का कप्तान जूलियस था। ये यहां क्यों आया है? नहीं, असल सवाल यह है कि ये हमारी लड़ाई कब से देख रहा था। उधर मैदान के बाहर मौजूद लोग भी डर के मारे पसीने पसीने हो गए। वे सभी जूलियस की ताकत अच्छी तरह जानते थे। दूसरी ओर एवलिन सिर पकड़कर रह गईं। अरे जूलियस, क्या तुम सामान्य इंसान की तरह प्रशिक्षण मैदान में नहीं आ सकते? अब ये सब दोबारा ठीक कराने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आमतौर पर 9 ड्रैगन्स के अचानक आने के केवल 2 ही कारण होते थे, या तो दानवों का हमला हुआ हो या फिर परिवार में किसी ने गंभीर अपराध किया हो। लेकिन यहां न कोई दानव था और ना ही किसी ने कोई उपद्रव किया था, इसलिए जूलियस के यहां आने का कोई कारण नहीं बनता था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। वो हंसते हुए मेरे पास आया और जोर से मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह टेर, तुम्हारा तरीका तो कमाल का है, सीधा, तेज और बिल्कुल निर्दयी। मैं तुम्हें अगला राजा कहने को तैयार हूं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही सिर हिलाया। नहीं, असल में लैंडन जैसा आदमी तो मरने के ही लायक था। हालांकि ये सब कहने के लिए जूलियस यहां नहीं आया था। उसने सीधे कहा, मैं तुम्हें अपनी व्हाइट आर्मर ड्रैगन नाइट स्क्वाड में शामिल होने का निमंत्रण देने आया हूं। यह सुनते ही पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। क्या? लॉर्ड जूलियस रगना के सबसे बड़े निकम्मे को अपनी टीम में बुला रहे हैं? अवेकनिंग सेरेमनी तो अभी हुई भी नहीं। क्या यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? बात सही भी थी। जब तक मैजिक कोर जागृत नहीं होता तब तक कोई भी मेरी असली क्षमता नहीं जान सकता था। आखिर कई लोग तलवारबाजी में तो जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनकी जादुई शक्ति बेहद कमजोर होती है। लेकिन जिस निमंत्रण के लिए वहां मौजूद हर व्यक्ति तरस रहा था, उसके जवाब में मैंने सिर्फ 3 शब्द कहे, मैं मना करता हूं। मेरे इस जवाब से जूलियस भी कुछ पल के लिए असहज हो गया। आखिर उसने कोई बहाना बनाया और वहां से चला गया। बहुत जल्द यह खबर पूरे रगना परिवार में आग की तरह फैल गई। जो लोग पहले मुझे तुच्छ समझते थे, वे अब मुझे रगना का निकम्मा नहीं बल्कि सम्मान से युवा स्वामी तिर कहकर बुलाने लगे। इसी दौरान यह खबर ईस्ट पैलेस तक भी पहुंच गई। इस समय राजकुमारी आमिर का सिर दर्द से फटा जा रहा था। अब सचमुच बड़ी मुसीबत हो गई। उस निकम्मे ने लैंडन को मार डाला। अब आगे की हमारी योजना का क्या होगा? तभी उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लैंडन कोई असली अल्टीमेट स्वॉर्ड्समैन नहीं था। वो व्यक्ति था आमिर का बड़ा भाई एड ट्रॉयवन, और वो भी 9 ड्रैगन्स में से एक स्टील ड्रैगन्स था। लेकिन असल में आमिर को लैंडन की मौत की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी उस द्वंद्व के बाद पैदा हुए असर की। अब सिर्फ मैजिक ड्रैगन्स ही नहीं, यहां तक कि इवलिन भी खुद उसे तलवारबाजी सिखा रही है। इतने में एक और व्यक्ति अंदर आया। वो था आमिर का बेटा अर्सिविन। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां। परिवार की मुखिया सेसिलिया इतनी छोटी सी बात पर उस निकम्मे की ओर ध्यान नहीं देंगी। आमिर ने गंभीर होकर कहा, तुम लोग समझते क्यों नहीं?
अगर परिवार की मुखिया को नाराज किए बिना रोज पैलेस पर कब्जा करना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि उसके बेटे को हमेशा के लिए निकम्मा बना दिया जाए। अरसिविन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। हमारी योजना पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैजिक ड्रैगन और इवलिन तो हमेशा कमजोर लोगों पर दया करते हैं, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हों। वे किसी निकम्मे को कभी महान योद्धा नहीं बना सकते। उसकी घमंडी बातें सुनते ही एड का चेहरा सख्त हो गया। अरसविन, मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूं, कभी भी किसी को हल्के में मत लेना, खासकर उस व्यक्ति को जिसकी नसों में रागना परिवार का रक्त बहता हो। अरसिविन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है चाचा, मैं समझ गया, लेकिन अगर आप लोग इतने परेशान हैं तो क्यों ना मैं खुद जाकर उससे थोड़ा खेल लूं। उसे भी पता चल जाएगा कि उसकी असली औकात क्या है। उधर दूसरी तरफ इवलिन की पहली तलवारबाजी की कक्षा अभी अभी समाप्त हुई थी। उसने मुझसे पूछा, जब तुम्हें मैं ही सिखा रही हूं तो फिर सीधे व्हाइट आर्मर ड्रैगन नाइट स्क्वाड में शामिल होकर और बेहतर प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते। मैं हल्का सा मुस्कुराया। असल में जूलियस का निमंत्रण ठुकराना केवल मेरा बहाना था, क्योंकि पिछले जन्म में मेरा सबसे बड़ा सपना व्हाइट आर्मर ड्रैगन नाइट स्क्वाड में शामिल होना था। लेकिन मुझे याद था कि अवेकनिंग सेरेमनी में प्रथम स्थान पाने वाले को अपनी एक इच्छा पूरी करवाने का अधिकार मिलता है। अगर मैं अभी ही उस टीम में शामिल हो जाता तो वो इनाम बेकार चला जाता। मैं वो मौका नहीं छोड़ सकता था जिसमें मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी असली ताकत साबित कर सकूं। मैंने कहा, गुरु इवलिन, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। मैंने लॉर्ड जूलियस का निमंत्रण इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। यह सुनकर इवलिन हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसके पुराने कप्तान लोगों को पहचानने में कभी गलती नहीं करते थे। इसी बीच मैंने इनसाइट आई की असली शक्ति जानने के लिए उसे एवलिन पर इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसकी जानकारी सिस्टम पर दिखाई देने लगी। उसके शारीरिक माप को छोड़कर बाकी सारी जानकारी बिल्कुल सही थी। मैं मनी मन बोला, यह क्षमता सचमुच बहुत काम की है। भविष्य में यह मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। उसी समय किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी, युवा स्वामी टायर। मैं दक्षिणी चौकी से सिबिल ड्रे हूं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। सावधानी के लिए मैंने तुरंत उस पर इनसाइट आई का इस्तेमाल किया, लेकिन परिणाम देखकर मैं खुद चौंक गया। सिस्टम बता रहा था कि उसके मन में मेरे लिए बेहद गहरा सम्मान और प्रशंसा थी, और वो मुझसे एक बार द्वंद्व करना चाहता था। उसी समय सिस्टम ने मुझे आखिरी शुरुआती मिशन भी दे दिया, रागना के निकम्मे वाले उपनाम से पूरी तरह छुटकारा पाओ। लेकिन सिबिल सच में बिना सोचे समझे बोलने वाला इंसान था। वो सीधे मेरे सामने बोला, पहले मैं भी आपको रगना का निकम्मा कहे जाने को सही मानता था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने एक अल्टीमेट सोर्समैन जैसी ताकत केवल अपनी मेहनत के दम पर हासिल की है, तब से मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। युवा स्वामी टायर, मरते दम तक मैं आपका अनुसरण करूंगा। आपकी वजह से ही मेरे जैसा इंसान जिसने उम्मीद छोड़ दी थी, दोबारा हिम्मत जुटा पाया। इसलिए कृपया दक्षिण का निकम्मा कहलाने वाले मुझे एक बार आपसे द्वंद्व करने का अवसर दीजिए। अगर यह पिछले जन्म की बात होती तो शायद मैं उसकी नीयत पर शक करता, लेकिन इनसाइट आई के सामने उसकी हर जानकारी साफ दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, उसके पीछे और भी बहुत से लोग खड़े थे। उन सब के मन में भी मेरे लिए वैसा ही सम्मान था। लगता था लैंडन को हराने और जूलियस की सराहना मिलने की खबर फैलने के बाद जो लोग पहले मुझे स्वीकार नहीं करते थे, वे अब मेरी इज्जत करने लगे थे। यह सचमुच मेरी उम्मीद से बाहर था। अभी से इतने लोग मेरा साथ देने को तैयार थे, और अगर भविष्य में मुझे रगना परिवार का मुखिया बनना था तो ऐसे लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा आज मेरे पास आखिरी शुरुआती मिशन पूरा करने का भी अच्छा मौका था। एवलिन की अनुमति मिलने के बाद मैंने सिबिल के साथ अस्थायी द्वंद्व स्वीकार कर लिया। जैसे ही सिबिल ने तलवार लेकर पहला हमला किया, मैंने पहले रक्षात्मक मुद्रा अपनाकर उसकी असली ताकत परखनी शुरू की। लेकिन वो खुद को जरूरत से ज्यादा कम आंक रहा था। उसकी गति बेहद तेज थी, उसके वारों की ताकत भी कमाल की थी। इतनी शक्ति होने के बावजूद वो खुद को दक्षिण का निकम्मा कहता था। सचमुच ये प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। अगर ये मेरा पिछला जन्म होता तो शायद मैं उसका एक भी वार नहीं रोक पाता, लेकिन अब
मेरे लिए ऐसे प्रतिद्वंदी को हराना पानी पीने जितना आसान था। मैंने पूरी ताकत से तलवार चलाई। अगले ही पल सिबिल कई दर्जन मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। अब उसके लिए लड़ाई जारी रखना संभव नहीं था, इसलिए उसने हार मान ली। मैंने तलवार में अपना प्रतिबिंब देखा। अचानक मेरे मन में एक दिलचस्प विचार आया। मैंने सोचा, क्यों ना इनसाइट आई अपने ऊपर ही इस्तेमाल करके देखा जाए। अगले ही पल मेरे सामने मेरी अपनी जानकारी वाला सिस्टम पैनल दिखाई देने लगा। फिर सिस्टम की एक और सूचना सामने आई। चूंकि आपने अपनी क्षमता के आंकड़ों की खोज कर ली है, अब से आपकी सभी क्षमताएं संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित होंगी। मैंने देखा, मेरे टैलेंट वाले भाग में अभी भी 4 स्थान खाली थे, यानी मेरी असली सीमा मेरी कल्पना से भी कहीं आगे थी। जब तक मैं आगे भी सिस्टम के दिए गए मिशन पूरे करता रहूंगा, मुझे बाकी के 4 अज्ञात टैलेंट भी मिल जाएंगे। उस समय मेरी नजर अपनी एबिलिटी वैल्यूज पर पड़ी। ड्रैगन हार्ट और पिछले जन्म की जादुई शक्ति की वजह से इस समय मेरी जादुई शक्ति बहुत अधिक थी। लेकिन उसी क्षण मेरे मन में एक और विचार आया। क्या पिछले जन्म में मुझ पर कोई श्राप लगाया गया था? अगर ऐसा था तो वही मेरी बदकिस्मती की असली वजह भी हो सकती थी। मुझे जल्द से जल्द इसे सुधारने का तरीका ढूंढना होगा। उधर एवलिन अपने शिष्य की तेजी से बढ़ती ताकत देखकर बहुत संतुष्ट थी। उसने न सिर्फ अपने हाथों से अल्टीमेट स्वॉर्ड्समैन लैंडन को हराया था, भले ही लैंडन उस स्तर का सबसे कमजोर योद्धा ही क्यों न रहा हो, बल्कि उसे मैजिक ड्रैगन जूलियस की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। यह शुरुआत किसी वरदान से कम नहीं थी। आखिर रागना परिवार में जहां केवल ताकत का सम्मान होता था, लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ 2 तरह की होती थी। पहली प्रशंसा, दूसरी ईर्ष्या। और इस समय यहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति पहली भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उन सबके मन में युवा स्वामी तिर के लिए सम्मान और प्रशंसा थी। दूसरी ओर मैं अगला द्वंद्व शुरू करने की तैयारी कर रहा था। मैं ये जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि आखिरी शुरुआती मिशन पूरा होने पर सिस्टम मुझे कौन सी नई प्रतिभा देगा। लेकिन जब मैंने अगले प्रतिद्वंद्वी को भी हरा दिया, तभी मुझे एक बेहद खास चीज का पता चला। जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को हराता जो मुझसे द्वंद्व करना चाहता था और वो दिल से मेरी ताकत को स्वीकार कर लेता, तो मेरी लक वैल्यू बढ़ जाती थी। ये जानने के बाद मैंने लगातार द्वंद्व करने का फैसला किया। मैंने सोचा, यहां मौजूद जितने भी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, उन सब के साथ एक एक करके मुकाबला करूंगा। शायद कम से कम मेरी लक वैल्यू 0 तक वापस पहुंच जाए और साथ ही वो उपनाम भी हमेशा के लिए मिट जाए जो पिछले जन्म से मेरे साथ चिपका हुआ था। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, हालांकि लक वैल्यू सचमुच बढ़ रही थी, फिर भी लगभग 20 मुकाबले जीतने के बाद मिशन की प्रगति केवल 1% ही बढ़ी। अगर मेरा अनुमान सही था, तो जिन लोगों को मैंने अभी हराया था, वे पहले ही दिल से मेरा सम्मान करने लगे थे। ऐसा लगता है अब मुझे ऐसे लोगों को हराना होगा जो अभी भी मुझे नीचा समझते हैं या फिर मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उसी समय मेरे सामने भारी कवच की पदचाप सुनाई दी। अब मेरी बारी है, मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मैं हैरान रह गया। आसपास खड़े बाकी लोग भी उसकी आभा देखकर स्तब्ध रह गए। उसका नाम था वेरिंगटन नासियो। वो नॉर्दर्न 4 आर्मीज में से एक था। उसे सिल्वर लायन के नाम से जाना जाता था। वो एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ और जन्म से ही तलवारबाजी का विलक्षण प्रतिभाशाली था। उसने विनम्रता से कहा, मैं यहां अवेकनिंग सेरेमनी से पहले रगना परिवार की तलवारबाजी का अनुभव लेने आया हूं। कृपया मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें, युवा स्वामी टायर। उसकी बात सुनकर मैंने सबसे पहले उस पर इनसाइट आई का प्रयोग किया। परिणाम देखकर मुझे राहत मिली। उसके मन में मेरे प्रति जरा भी दुर्भावना नहीं थी। वो केवल मेरे बारे में सुनकर मुझसे मुकाबला करने आया था। भले ही मैं मिशन पूरा कर पाऊं या नहीं, लेकिन नॉर्दर्न 4 आर्मीज के सदस्य से लड़ने का मौका अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं हार भी जाता, तो कम से कम मुझे यह पता चल जाता कि इस समय मेरी वास्तविक ताकत कहां तक पहुंची है। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा और अगले ही क्षण हमने एक साथ अपनी पूरी ताकत से वार कर दिया। मुझे लगा था यह लड़ाई काफी लंबी चलेगी, लेकिन अगले ही पल हुए विस्फोट ने मेरी सारी उम्मीदें बदल दी। जब धूल का गुबार छटा, तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।
मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मौजूदा ताकत के बावजूद मैं नॉर्दर्न फोर आर्मीज के योद्धा का एक ही वार नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन अगर सोचें तो यह बिल्कुल स्वाभाविक था। आखिर नॉर्दर्न फोर आर्मीज के सदस्य अवेकनिंग सेरेमनी में प्रथम स्थान के सबसे बड़े दावेदार माने जाते थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं हार गया। जिस पल मेरी तलवार टूटी उसी समय मुझे परिणाम समझ आ गया था। लेकिन वेरिंगटन ने सिर हिलाया। नहीं, यह एक शानदार मुकाबला था। बस तुम्हारी तलवार बहुत पुरानी थी और मुझसे लड़ने से पहले तुम लगातार इतने सारे मुकाबले लड़ चुके थे। अगर इन सब बातों को जोड़कर देखा जाए तो असल में हार मुझे माननी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को जीत का श्रेय देने लगे। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि वेरिंगटन शायद ऐसा इंसान है जिससे सच्ची दोस्ती की जा सकती है। उसने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है अगली बार हम दोनों पूरी तरह बराबरी की स्थिति में लड़ेंगे। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर। एक बात तय रही, क्योंकि मुझे नॉर्दर्न फोर आर्मीज के सदस्य की स्वीकृति मिल गई थी। सिस्टम के शुरुआती मिशन की प्रगति एकदम 5% बढ़ गई। साथ ही मेरी लक वैल्यू भी 10 अंक बढ़ गई। जैसा सोचा था, वेरिंगटन सचमुच बहुत ताकतवर है। वो केवल प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि बेहद मेहनती भी है। इस जीवन में सिस्टम और पिछले जन्म की यादों की वजह से मैं पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। लेकिन उससे तलवार टकराते ही मुझे समझ आ गया कि अवेकनिंग सेरेमनी में पहला स्थान हासिल करने लायक ताकत मुझमें अभी नहीं आई है। उसी समय वेरिंगटन ने कहा, असल में मैं आज सिर्फ मुकाबला करने नहीं आया था। इतना कहकर उसने मुझे एक निमंत्रण पत्र दिया। मैं तुम्हें गैदरिंग बैंक्वेट में चलने का निमंत्रण देने आया हूं। मैं थोड़ा हैरान हुआ। गैदरिंग बैंक्वेट तो बहुत मशहूर है। मेरे जैसे इंसान को वहां जाने की योग्यता कहां है? यह सुनते ही वेरिंगटन ने तुरंत हाथ हिलाकर मेरी बात काट दी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? रगना परिवार के रक्त वाले लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो बस अवेकनिंग सेरेमनी से पहले होने वाला एक साधारण समारोह है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वेरिंगटन आखिर चाहता क्या है। फिर अचानक मुझे याद आया कि गैदरिंग बैंक्वेट का केंद्र एर्सिविन का छोटा सा समूह था। वहां ऐसे बहुत से लोग मौजूद होंगे जो अब भी मुझे नीचा समझते थे। मेरे मिशन के लिए वो जगह बिल्कुल उपयुक्त थी। साथ ही मुझे ईस्ट पैलेस और एर्सिविन की गतिविधियों पर नजर रखने का मौका भी मिल जाता। इसलिए इस निमंत्रण को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। मैंने निमंत्रण पत्र लेते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उस दिन मुझे रास्ते से लेते चलना। यह सुनकर वेरिंगटन जोर से हंस पड़ा। तुम तो सच में मेरा पूरा फायदा उठाना जानते हो। अगर किसी भी बात की समझ ना आए तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। उधर रोज पैलेस में जैसे ही मेरी मां को पता चला कि मुझे गैदरिंग बैंक्वेट का निमंत्रण मिला है, वो तुरंत तैयारियों में लग गईं। उन्होंने परिवार के सबसे बेहतरीन पोशाक डिजाइनर को बुला लिया। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। मां, आप ये सब क्या कर रही हैं? सेसिलिया उत्साहित होकर मेरे पास आईं और बोली, सुना है तुम्हें गैदरिंग बैंक्वेट का निमंत्रण मिला है। वहां आमिर का चालाक बेटा एर्सिविन भी होगा और वेरिंगटन जैसे प्रतिभाशाली लोग भी। यहां तक कि बुजुर्गों की परिषद भी इस समारोह पर नजर रखती है। इसलिए तुम्हारे पहनावे से लेकर व्यवहार तक किसी को भी तुम्हारी कोई कमी निकालने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने खुद मेरे शरीर का नाप लेना शुरू कर दिया। सिसिलिया ने नाप लेते हुए कहा, मुझे पता है कि शिष्टाचार के मामले में तुम बिल्कुल अच्छे हो, लेकिन पहनावा और संस्कार दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस हिस्से की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। ये मत भूलो, तुम्हारी मां पहले एक अभिनेत्री रह चुकी है। उनकी ये बात सुनते ही मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से जकड़ लिया हो। मेरी पहचान एक नीच जन्म वाले पुत्र की थी। मां हमेशा इस बात को लेकर खुद को दोष देती थी, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, मां, मेरे जैसा निकम्मा बेटा होने की वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। ये सुनते ही सिसिलिया की आंखों से आंसू बह निकले। मां को हमेशा से विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर सफल होगे। तुम कभी भी लोगों के कहे हुए रागना के निकम्मे नहीं थे। मुझे पता था दुनिया में ये बात केवल मेरी मां ही मुझसे कह सकती थी, लेकिन जब मैं गैदरिंग बैंक्वेट में सबको हरा दूंगा, तब रगना का निकम्मा कहलाने वाला ये उपनाम हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएगा। जल्द ही
आधा महीना बीत गया। आज गैदरिंग बैंक्वेट में जाने का दिन था। वेरिंगटन सुबह सुबह ही शहर के द्वार पर घोड़ा गाड़ी लेकर मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या तुम सच में टेर हो? इस पहनावे में तो तुम बिल्कुल किसी और इंसान जैसे लग रहे हो। मैं मुस्कुराकर बोला, मजाक मत करो वेरिंगटन, ये सब मेरी मां ने तैयार कराया है। चलो अब गाड़ी में बैठते हैं। उस दिन के द्वंद्व के बाद वेरिंगटन लगभग हर दिन मेरे साथ अभ्यास करने आने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। हां, सबसे ज्यादा परेशानी एवलिन को हुई। शुरू में तो वो सिर्फ मेरी वजह से दोबारा शिष्यों को सिखाने लगी थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दूसरे परिवार के लोगों को भी प्रशिक्षण देना पड़ रहा था। रास्ते में वेरिंगटन ने अचानक मुझसे कहा, असल में ये निमंत्रण एरसीविन ने ही मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था और तुम्हारे स्वागत के लिए उसने एक खास कार्यक्रम भी तैयार किया है। मैंने केवल हल्की सी मुस्कान दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लगता था वेरिंगटन अभी तक नहीं जानता था कि एरसीविन और मेरे बीच दुश्मनी कितनी गहरी है। दृश्य बदलता है। आखिरकार मैं फिर से उस अभिशप्त ईस्ट पैलेस पहुंच गया। यही वो जगह थी जहां से लैंडन को मेरे विकास में बाधा डालने का आदेश मिला था, और आखिर में यही के लोगों ने रोज पैलेस पर कब्जा कर लिया था। उसी समय वेरिंगटन ने बताया, एरसीविन का तैयार किया हुआ कार्यक्रम प्रवेश द्वार पर शुरू होगा। मुझे पहले से ही पता था ये कोई अच्छी बात नहीं होने वाली। आखिर एरसीविन ने वेरिंगटन से मुझे निमंत्रण दिलवाया ही इसलिए था क्योंकि हाल ही में मेरी प्रतिष्ठा बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। वो निश्चित रूप से मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को दबाना चाहता था, लेकिन मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं था। मैं उसे दिखा दूंगा कि असली मायने में हर तरफ से कुचलना किसे कहते हैं। उसी समय मेरी नजर ऊपर खिड़की की ओर गई। वहां मुझे सिस्टम जैसी नीली रोशनी दिखाई दी। क्या ईस्ट पैलेस के अंदर भी कोई सिस्टम मिशन है? मैं अभी यही सोच ही रहा था कि पीछे से वेरिंगटन जोर से चिल्लाया, सावधान! अगले ही पल जहां मैं खड़ा था वहां सफेद पाउडर का जोरदार विस्फोट हो गया। अच्छी बात यह रही कि मैंने समय रहते छलांग लगा दी, इसलिए मेरी मां द्वारा खास तौर पर तैयार करवाया गया औपचारिक वस्त्र गंदा होने से बच गया। वेरिंगटन गुस्से से भर उठा। वो साफ तौर पर मेरे लिए न्याय मांगना चाहता था। एरसीविन, क्या यही तुम्हारा तथाकथित दिलचस्प कार्यक्रम है? नीचे उतरकर इसकी सफाई दो। मैंने एक बार फिर उस पर इनसाइट आई का प्रयोग किया। तभी मुझे यकीन हो गया कि वेरिंगटन का एरसीविन से कोई संबंध नहीं था। मैंने ऊपर देखा। जैसी हरकत की उम्मीद थी वैसी ही हरकत केवल वही कर सकता था। एरसीविन मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है रगना के निकम्मे। ये खास स्वागत समारोह तुम्हें जरूर पसंद आया होगा। लेकिन मेरे अगले शब्द सुनकर एरसीविन पूरे 2.5 मिनट तक स्तब्ध रह गया। लगता है काफी समय बाद मिले हैं और अब तुम पहले से भी ज्यादा दिलचस्प हो गए हो।